हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 158। इससे पहले इस कहानी के 157 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। दक्ष दिया से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर उसने अपने माथे को दिया के माथे से लगाकर प्यार से कहा कि आज के बाद कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा दिया, तुम मुझसे दूर चली जाओगी ना, ये सोच कर ही मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है, मेरी सांसें रुकने लगती हैं। कभी भी मुझसे दूर मत जाना। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो दिया भी दक्ष की बाहों में छटपटाने लगती है। तो दक्ष बोलता है कि दिया प्लीज़ अब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम, जैसे मुझसे दूर ही रहोगी अब तुम। तो दिया भी जैसे तैसे दक्ष से थोड़ा सा दूर हुई और बोलती है कि क्योंकि मुझे आपसे दूर ही रहना है। और ये सुनते ही दक्ष की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। दक्ष ने भी अपनी एक उंगली दिखाकर दिया से कहा कि बस बहुत हो गया है, मैं ना सुबह से ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ। वैसे भी मुझे कल रात का बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहोगी, तुम मेरे करीब नहीं आओगी, समझी तुम। मैं तुम्हें खुद से दूर रहने ही नहीं दूंगा, तो कैसे रहोगी तुम मुझसे दूर। तो दिया भी उल्टे पैर जाते हुए बोलती है कि लेकिन दूर तो आपको मुझसे रहना ही पड़ेगा दक्ष। तो दक्ष बोलता है लेकिन क्यों। तो दिया बोलती है क्योंकि मैंने अभी तक आपको माफ़ किया है, आपकी मम्मी ने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया है, इसीलिए। इतना कहकर दिया वहाँ से चली गई। और फिर दक्ष वो तो आंखें फाड़े बस अब दिया को ही देखता रहता है और उसकी आंखें तो जैसे लगभग अब बाहर ही आने वाली हैं। 2 घंटे के बाद निव्यांश मंडप में बैठा हुआ था और उसके बिल्कुल बराबर में नियति बैठी हुई थी। दोनों ही किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। दोनों ही पंडित जी के कहे हुए अनुसार में हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कहा कि फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाइए। तो निव्यांश और नियति दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो गए थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। देखते ही देखते दोनों के फेरे होने लगे थे। बंदरों की टुकड़ी तो उछल उछल कर उन दोनों पर ही फूल फेंक रही थी। आज बंदरों की टुकड़ी भी नाच नाच कर बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। और तभी संकल्प ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा कि चलो भैया, चलो भाइयों लोग, एक नारा, निव्यांश भाई की जय, निव्यांश भाई की जय। तो बंदरों की टुकड़ी ने भी एक साथ फिर से कहा कि हाँ हाँ, स्नो वाइट भाभी की भी जय। और फिर सारे ही भाई पूरे फेरे होने तक ऐसे ही नारे लगाते रहते हैं। इसमें दौर आए बिल्कुल भी नहीं थी कि बंदरों की टुकड़ी बहुत ज़्यादा खुश थी निव्यांश और नियति की शादी के लिए। आखिरकार उन्होंने निव्यांश को हमेशा से ही परेशान जो देखा था, लेकिन आज फाइनली निव्यांश की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें निव्यांश बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी शामिल भी हो रहा था। निव्यांश ने नियति के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भी भर दी। तभी पंडित जी ने भी जय और जिया को देखकर कहा, कन्यादान के लिए आप दोनों ही आगे आ जाइए। अब आप दोनों को अपनी बेटी का कन्यादान करना है। जय और जिया भी दोनों ही अब विधि पूर्वक नियति का कन्यादान कर देते हैं। और फिर इसी के साथ नियति हमेशा के लिए आज निव्यांश की हो गई थी। दोनों ही एक बंधन में बंध चुके थे। तो नियति की विदाई होने लगी थी और फिर सब नियति को अपने गले लगाकर विदा कर रहे थे। सबकी आंखें हल्की हल्की सी नम थी। जिया के तो जैसे आंसू रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। दिया भी बहुत ज्यादा आंसू बहा रही थी। उसे भी एक सेकंड के लिए अपनी विदाई याद आ जाती है, जैसे उसकी फैमिली ने उसकी विदाई करी थी। शायद दुनिया की सबसे खतरनाक विदाई दिया की ही थी। तभी दक्ष ने दिया की तरफ देखा और फिर दिया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि तुम क्यों रो रही हो दिया, तुम्हारी थोड़ी ना विदाई हो रही है जो तुम इतना ज्यादा रो रही हो। तो दिया ने भी मुंह बनाकर दक्ष को देखा और फिर दक्ष के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। दिया बोलती है कि आपको दुख नहीं हो रहा है। दक्ष ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से नियति हमें मिली थी ना, हम तब से ही सोच रहे थे कि नियति को हमेशा के लिए प्रताप हाउस में भेज देंगे, उसकी शादी करके। और फिर अब तो हम बंदरों की टुकड़ी का सपना पूरा हो रहा है। फाइनली नियति और निव्यांश की शादी हो रही है, तो हमें दुख किस चीज का होगा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नियति अपनी नई जिंदगी की शुरुआत निव्यांश जैसे लड़के के साथ कर रही है, क्योंकि निव्यांश जैसा लड़का शायद ही उसे मिलता अपनी लाइफ में। अचानक ही दिया की भी शरारत एकदम से सूझती है और वो बोलती है कि आपको किसी बात का तो दुख होता ही होगा ना। तो दक्ष बोलता है कि हाँ हाँ, होता तो जरूर है। तो दिया ने हैरानी से पूछा कि तो बताओ ना, किस बात से दुख होता है आपको। तो दक्ष ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम मेरे पास नहीं होती हो ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो दिया ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, तो इस दुख को झेलने की आदत डाल लो अब आप, क्योंकि मम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए सख्त मना किया है और फिर
फिर मैं उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकती हूँ। इतना कहकर दिया हल्का सा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है और फिर दक्ष फिर से हैरानी से दिया को ही देखे जा रहा था और फिर पैर पटक कर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार ये मेरी माँ ना मेरी पूरी दुश्मनी ही बन चुकी है। सब रो रहे थे और फिर बंदरों की टुकड़ी भी आपस में ही गले लगकर रोने लगती है। खासकर संकल्प, वो तो धैर्य के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था और बोलता है कि मुझे ना ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है मामा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ यार। ये कहकर संकल्प फिर से झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगता है और फिर तभी रुद्र ने भी बंदरों की टुकड़ी की ये नौटंकी देखकर कहा कि ये बंदर कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं, कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। मैंने सोचा शायद आप सुधर जाएंगे, नौटंकी कहीं के एक नंबर के नौटंकी हैं। रोहान भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर उसने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए झूठ मूठ का रोते हुए रूही को अपने गले लगाकर प्यार से कहा कि मुझे भी रोना आ रहा है रूही, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मुझे, मेरी तो आंखें भर आई हैं। तो रूही तो हैरान हो गई थी क्योंकि रोहान ने सबके सामने उसे बहुत तेज से गले लगाया हुआ था और वो भी इतनी कस के उसने रूही को पकड़ा था कि रूही खुद से रोहान को दूर नहीं कर पा रही थी। तो रूही ने भी धीरे से रोहान के कान में कहा कि रोहान प्लीज दूर हो जाइए, सब यहीं पर हैं देख रहे हैं। तो रोहान ने भी अपना गाल रूही के गाल पर हल्का सा टच करके कहा कि तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद तुम भी तो मेरे घर ऐसे ही रोकर आ जाओगी ना, हमारी भी तो ऐसे ही विदाई होगी। और हाँ देख लो अभी से ही, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज्यादा रोने नहीं दूंगा रूही, समझी तुम, जितना की नियति रो रही है तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। तो वहीं अरमान, वो तो बस अभी रुद्र को ही देख रहा था। अरमान की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। अरमान ने भी जानबूझकर थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि हाँ हाँ भाई हो गई है विदाई, कितना ज्यादा रोना धोना चलेगा यहाँ पर अब। तभी संकल्प ने भी अपने झूठे मूठे आंसुओं को पोंछ करके कहा कि अरमान तुझे क्या पता कि जब एक लड़की अपना घर छोड़ती है ना तो उसे कैसा लगता है, उसके दिल पर क्या बीतती है, उसका बचपन वहां पर छूट जाता है हमेशा के लिए। तो अरमान ने भी रुद्र की तरफ देखकर कहा कि हाँ तो मुझे भी पता लगवाओ ना, मुझे भी तो पता चले कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़ती है तो उसे कैसा लगता है, वो क्या फील करती है। मेरी भी तो शादी करवा दो ने यार, मुझे भी तो पता चल जाएगा कि मेरी बीवी को क्या जरूरत होगी। इतना कहकर अरमान ने हल्की सी गर्दन हिलाकर अंशिका की तरफ देखा और फिर आंख मार दी और फिर अंशिका, उसने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी। उसे कहीं ना कहीं अब अरमान पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो वहीं रुद्र जो गुस्से में अरमान को ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आखिरकार नियति की फैमिली ने नियति को गाड़ी में बैठाया और फिर झुक कर निव्यांश को देखकर जिया प्यार से बोलती है कि निव्यांश तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी गलती करेगी ना तो प्लीज प्यार से उसे समझा लेना, कभी भी उसे डांटना नहीं, कभी भी उससे नाराज मत होना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। और फिर तभी नील जो कि बहुत ही देर से ये सब कुछ देख रहा था, उसने थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि हाँ हाँ डॉक्टर हसीना, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे, उसे कभी भी बहू नहीं समझेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को तो बिल्कुल भी डांटेंगे नहीं, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी ही समझ कर रखेंगे अपने घर पर, फिक्र मत करो आप। ये जो कुछ भी तुम बोलना नहीं चाहती हो ना, मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ पता है मुझे, अब प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। तो जिया ने भी हल्के से गुस्से में नील को घूर कर देखा और बोलती है कि नील तुम तो दो घड़ी हमें इमोशनल भी नहीं होने देते हो यार, कैसे इंसान हो तुम, क्या तुम्हें जरा से भी तकलीफ नहीं हो रही है। तो नील बोलता है कि यार हसीना, मैं तो पहले एपिसोड से ही ऐसा ही हूँ, तुम्हारे लिए बदल तो नहीं जाऊंगा ना, अब मैं क्या करूँ। तो जिया भी हाथ जोड़कर बोलती है कि जा भाई जा, ले जा मेरी बेटी को, तेरा ना कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर नील ने भी हंसते हुए कहा कि और डॉक्टर हसीना, अब तो मैं ना समझी हो गया हूँ तुम्हारा, मुझे भाई बोलकर मेरी इंसल्ट तो बिल्कुल भी मत करना तुम। तो जिया ने भी मुस्कुराकर अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर थोड़ी ही देर बाद नियति की विदाई हो जाती है। निव्यांश और नियति दोनों की ही गाड़ी प्रताप हाउस के लिए निकल चुकी थी, जहां एक तरफ खुशियां बिखरी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ धनराज जी के घर में उनकी नातिन सिया किचन में काम कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके अब दादाजी भी इस दुनिया में नहीं थे। सिया की हालत देखकर लग रहा था कि इस घर में उसकी नौकर से भी ज्यादा हैसियत नहीं होगी। सिया के साथ उसके मामा मामी रहते थे जो बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करते थे सिया के साथ, सिया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे और थोड़ी बहुत कसर जो रह जाती थी वो सिया की कजन बहन संजना पूरी कर देती थी। वो उसे बहुत ज्यादा पीटती थी, उसके साथ बहुत बुरी तरह से बात करती थी। सिया ने सारा खाना अकेले बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर लाकर परोस दिया और तभी उसके मामा मामी भी बड़े ही स्टाइल में वहां पर आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। सिया ने मामा मामी को खाना सर्व किया और तभी सिया का मामा पंकज ने आवाज लगाते हुए बोला कि संजना, संजना बेटी आ जाओ, खाना खा लो आके, भूख लगी होगी
ना, तुम्हें टाइम हो गया है, जल्दी से आओ मेरी बेटी, खाना खा लो। तो संजना भी अब वन पीस पहनते हुए बाहर आई और फिर संजना जो रेड कलर के वन पीस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि संजना दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। ऊपर से उसकी ये टाइट ड्रेस उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार रही थी। तो पंकज ने जब अपनी बेटी संजना को देखा और कहा कि कहाँ जा रही हो बेटा तुम, तो संजना भी अब लिपस्टिक ठीक करते हुए थोड़ा स्टाइल से एटीट्यूड के साथ बोला कि पापा मैं क्लब जा रही हूँ, मैंने बताया तो था आपको कि मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है तो वहीं पर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊँगी। पंकज जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही पंकज जी की बीबी शोभा ने कहा कि अरे जाने दीजिए ना, बच्चे जवान हो गए हैं, अब ऐसे तो जाएंगे ही ना, अब तो उसे अपनी मनमानी करने दीजिए ना, वैसे भी हमारी बच्ची कितनी ज़्यादा संस्कारी है। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ हाँ बेटी तुम जाओ, जल्दी से जाओ, और हाँ फिर जल्दी ही आ जाना। तो संजना भी अब मटक कर वहाँ से चली गई और संजना के जाते ही पंकज ने सिया को देखा जो अभी संजना को ही देख रही थी। और तभी पंकज जी ने थोड़ा सा तेज आवाज में गुस्से से कहा कि संजना मेरी बेटी है, उसे नजर न लगाओ, समझे तुम, उसे नजर लग जाएगी तुम ऐसे घूरोगे तो। सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और तभी शोभा बोलती है कि सिया कान खोलकर सुन लो तुम, अगर तुमने मेरी बेटी को नज़र लगाई ना तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तो सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और चुपचाप से खड़ी रहती है। तो पंकज शोभा ने आराम से बैठकर खाना खाया और जब तक सिया ऐसे ही खड़ी रहती है, खाना खाने के बाद वो दोनों ही अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। और फिर तभी शोभा ने भी बिना पलटे ही ये कहा कि सोच कर भी इस खाने को मत खा लेना तुम, समझी तुम, जो कल बच गया था ना वो फ्रिज में रखा होगा वही खाना, समझे तुम, इसमें से एक भी दाना मत खाना। तो सिया ने धीरे से कहा कि जी मामी जी, और हमेशा की तरह सिया ने बचा हुआ खाना समेट कर फ्रिज में रखा और फिर फ्रिज में से कल का खाना निकाल कर वही फर्श पर बैठकर खाने लगती है। खाना खाने के बाद सिया ने सारे बर्तन अच्छे से साफ किए और फिर किचन की भी सफाई कर दी और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो सिया के कमरे में अभी कुछ भी नहीं था सिवाय एक चटाई के, उसमें भी एक अलमारी बनी हुई थी जिसमें गेट भी नहीं लगा था। सिया बस ऐसे ही एक कबाड़ से कमरे में रहती थी जहाँ वो जमीन पर चटाई पर लेटा करती थी। सिया ने भी अपने कपड़े अलमारी में अच्छे से रखे हुए थे। सिया चटाई पर आकर बैठ गई और फिर उसने अपनी चादर खोली और फिर उसे चटाई पर बिछाकर आराम से लेट जाती है। थोड़ी देर में ही सिया की आंखें लग जाती हैं। सिया सारा दिन काम करती थी, वो इतना ज़्यादा काम करती थी कि जिस वजह से सिया को लेटते ही नींद आ जाती थी। सिया बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सिया की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जब तक उसके नाना नानी जिंदा थे वो हंसती खेलती रहती थी, लेकिन जैसे ही धनराज की मौत हो गई थी वैसे ही मामा मामी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसे हर वक्त टॉर्चर करते थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में सिया को मार पीट कर अपने कंट्रोल में कर लिया था। सिया पहले से ही बहुत ज़्यादा सीधी थी। कुछ ही दिनों में सिया के दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जिस वजह से सिया बस चुपचाप से मामा मामी की बातों को मान लेती थी और अगर वो बात नहीं मानती थी तो उसके मामा मामी मार पिटाई का सहारा लेते थे, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। इधर दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद नियति भी प्रताप हाउस की चौखट पर खड़ी हुई थी। नियति को एक ही पल में वो सारी पल याद आ गए थे कि जब वो पहली बार प्रताप हाउस में आई थी और रुद्र ने नियति और निव्यांश पर थोड़ा सा शक किया था और नियति वहां से जाने लगी थी। उसके बाद नियति को प्रताप हाउस में बहुत सारा प्यार मिला था। वहां की औरतों ने उसे अपनी बेटी की तरह माना था। बंदरों की टुकड़ी का साथ मिला था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रात वो सबसे ज्यादा कमजोर थी, जिस रात उसे बहुत सहारे की जरूरत थी, उसी रात उसकी जिंदगी पलट जाएगी। अगर निव्यांश की जगह उस रात कोई और लड़का होता तो शायद नियति का पूरा फायदा उठाता और फिर आज तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती। लेकिन निव्यांश ने तो नियति को संभाल लिया था, जिसके चलते निव्यांश और नियति दोनों की ही जिंदगी में एकदम से बाहर आ गई थी। अवनी के हाथ में आरती की थाली थी और वो पूरे रीति रिवाज के साथ नियति और निव्यांश का स्वागत कर रही थी। आज सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। थोड़ी देर के बाद ही अवनी के कहने के अनुसार नियति ने भी रोली भरी थाली में अपने पैर रखे और फिर गृह प्रवेश कर दिया। प्रताप खानदान की सारी बहुएं अब नियति से छोटे मोटे से रस्में करवा रही थी। सभी औरतें बहुत ज्यादा खुश थी और वहीं निव्यांश वो तो बस अभी सोफे पर थक कर आराम से लेट गया
था और थोड़ी देर में ही वहाँ पर वो सो जाता है। उसके सारे भाई भी अब सोफे पर भी आकर पसर गए थे और नील रुद्र दोनों ने ही अपने बच्चों को जब देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और आज सबके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा था। अवनी किट्टू ने घर के मंदिर में नियति से पूजा पाठ करवाने के बाद नियति को उसके कमरे में छोड़ दिया। नियति भी खड़े होकर बस अपने कमरे को ही निहार रही थी। वैसे तो वो इस कमरे को उसने कई बार पहले भी देखा था, लेकिन कभी इस कमरे की दहलीज पार नहीं करी थी, कभी भी वो इस कमरे में नहीं आई थी, अपनी मर्यादा में ही हमेशा रहती थी। लेकिन आज बहुत ही हक के साथ निव्यांश के कमरे में वो खड़ी हुई थी। पूरा कमरा अच्छे से डेकोरेट था। नियति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि तभी उसे पीछे से अंशिका ने अपने गले लगाकर कहा कि वेलकम वेलकम टू होम भाभी, आप कैसी हो। तो नियति ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अंशिका की तरफ मुड़कर देखा और फिर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा कि थैंक यू नंद जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी हूँ मैं। और ये सुनकर तो अंशिका को भी हंसी आ गई। अंशिका बोलती है कि चलो चलो ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, वरना छोटा पैंथर बड़ा पैंथर बन जाएगा मेरे साथ और फिर मुझे ही यहाँ से निकल जाएगा। मैं ना भाई को अच्छे से भेजती हूँ आपके पास, आप जाकर आराम करो। इतना कहकर अंशिका वहाँ से चली जाती है और फिर नियति जो फिर से अपने कमरे को देखने लगती है। करीब 1 घंटे के बाद निव्यांश कमरे में आता है और उसने नियति को देखा जो बेड पर आराम से दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। नियति को बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट किया हुआ था। निव्यांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। करीब 20 मिनट के बाद निव्यांश लोवर और टी शर्ट पहनकर बाहर आता है और आकर वो सीधा नियति के पास बैठ जाता है। नियति ने भी ऐसे घूंघट किया हुआ था कि निव्यांश का उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और तभी निव्यांश के कमरे में लाइट जल जाती है। निव्यांश ने नियति को छेड़ते हुए कहा कि देखो स्नो वाइट, आज तो रोशनी भी चाहती है कि हम दोनों ही एक हो जाएं, हम दोनों का मिलन हो जाए। देखो खुद ब खुद ही जल जाती है, हम दोनों एक हो जाएंगे तो इससे भी एक सुकून मिलेगा। तभी तो हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चली गई। तो निव्यांश ने भी इतना ही कहा। नियति कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसकी चूड़ियों की हल्की सी खनक हो रही थी। निव्यांश ने नियति की चूड़ियों पर अपनी उंगली चलाते हुए प्यार से कहा कि स्नो वाइट, डर तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें। तो नियति ने भी अब ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई थी। निव्यांश की नज़र तो अभी नियति के पैरों पर गई जो पूरी तरह से कवर हुए थे। कमरे में वैसे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चांद की रोशनी हल्की हल्की सी अंदर झांक रही थी, जिस वजह से निव्यांश को नियति दिखाई दे रही थी। निव्यांश ने अपना एक हाथ नियति के घूंघट से लेकर नीचे तक हल्का सा सहाराया और फिर बोलता है कि नियति तुम ना कंफर्ट तो हो ना मेरे साथ। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो अभी तक कुछ नहीं बोली थी। निव्यांश थोड़ा सा नियति की तरफ खिसका और फिर नियति जो थोड़ा सा खुद में ही सिमट जाती है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट और डर होने लगा था। निव्यांश ने फिर से कहा कि तुम्हें ये घूंघट करने के लिए किसने कहा है, किसके लिए तुम ये घूंघट कर रही हो। तो नियति ने भी अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। तो निव्यांश ने नियति के घूंघट पर अपना हाथ लगाया और फिर नियति ने अपना घूंघट कसकर पकड़ लिया था। तो निव्यांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि अरे स्नो वाइट, ये तो पता था कि तुम बहुत ज़्यादा शाय फील करती हो, बहुत ही ज़्यादा शर्माती हो तुम, लेकिन हाँ इतना शाय हो ये नहीं पता था मुझे। पर आज तो तुम्हारा शर्माना काम नहीं आएगा मेरे सामने, समझे तुम। तो ये शर्माना बंद कर दो। निव्यांश जितना भी नियति को हाथ लगाने की कोशिश करता, नियति उतना ही ज़्यादा खुद में सिमट जाती। तो निव्यांश ने हंसकर कहा कि नियति पागल तो नहीं हो गई हो तुम, खुद भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और फिर मुझे भी अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से। अच्छा ठीक है, आज कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन कम से कम मुझसे थोड़ी सी बात तो कर लो तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रही हो कि जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले हम कभी मिले ही नहीं है एक दूसरे से। नियति अभी भी कुछ नहीं बोलती है। तो निव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे आज नियति का बिहेवियर बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। उसे कहीं ना कहीं नियति पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। लेकिन जैसा भी था, निव्यांश को बहुत ज़्यादा पसंद था नियति का ये बिहेवियर। अचानक ही निव्यांश ने हाथ को पकड़ना चाहा तो नियति ने भी अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। इस बार निव्यांश ने जबरदस्ती नियति का हाथ पकड़ लिया और फिर जैसे ही उसने नियति का हाथ पकड़ा, वैसे ही उसने नियति के हाथ को दबाते हुए कहा कि नियति तुम
तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा सख्त कैसे हो गया? तुम्हारे दोनों हाथ तो बहुत ज़्यादा नाजुक से थे, जिन्हें हम पकड़ते तो एकदम आइसक्रीम की तरह लगते थे। निव्यांश ने अपने दोनों हाथों से नियति के हाथों को दबाते हुए कहा कि तुम्हारा हाथ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बॉडी बिल्डर का हाथ हो, जैसे तुम इन हाथों से लोहे पर हथौड़ी मारती हो, जैसे इन हाथों से तुम रोज ही मजदूरी करती हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो। इतने हाथ कैसे टाइट हो सकते हैं तुम्हारे? और तभी निव्यांश को किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर उस कमरे की लाइट एकदम से ऑन हो जाती है। तो निव्यांश ने अपने पीछे पलट कर देखा तो नियति वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। निव्यांश की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। वो अपने सामने नियति को बैठे हुए भी देख रहा था और फिर उसने पीछे जब देखा तो नियति को खड़े होकर हंसते हुए भी देखा। उसे तो जैसे दिमाग काम करना ही बंद हो गया। उसे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। निव्यांश का दिमाग एक सेकेंड के लिए काम करना बंद कर दिया और फिर उसने नियति को देखकर हैरानी से कहा कि दो दो नियति कैसे, यहाँ पर दो नियति कैसे आ सकती हैं? तो निव्यांश ने फिर अपने सामने बैठी हुई नियति को देखा तो उस नियति ने भी अपना पल्ला हटाकर निव्यांश को देखकर बहुत ही तेज से हल्ला मचाते हुए मुस्कुराकर कहा कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। वो कोई और नहीं था, संकल्प था। संकल्प को अपने कमरे में देखकर निव्यांश को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो नियति की जगह पर अपना बैठा हुआ था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और फिर उसने संकल्प और नियति दोनों को ही गुस्से से डांटते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? कितने ज्यादा बदतमीज हो। कोई ऐसी सिचुएशन में भी मजाक करता है क्या? मुझे तो तुम दोनों से ही बात नहीं करनी है। संकल्प तो अब बेड से कूदता हुआ बोलता है कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो निव्यांश ने एक बार नियति की तरफ देखा जो अभी भी बहुत ज्यादा हंस रही थी और फिर निव्यांश ने उसे ध्यान से सुना तो हंसने की आवाज तो अब कमरे से बाहर भी आ रही थी। उसे तो अब अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बंदरों की टुकड़ी जो कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी कि वो कहीं इनकी हंसी से निव्यांश को बुरा न लग जाए। निव्यांश ने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो पूरी बंदरों की टुकड़ी अभी कॉरिडोर में इधर उधर लुढ़क लुढ़क कर हंस रही थी। सब इधर उधर भाग भाग कर हंसी मजाक कर रहे थे। तो निव्यांश ने अपने सारे भाइयों को देखकर मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि सही कहते हैं रुद्र चाचू, ये कहाँ इन पागलों के बीच में आ गया हूँ मैं, कहाँ इन पागलों के बीच में फंस गया हूँ यार। तो वहीं संकल्प बेड से उतरा और फिर नियति को हाई फाई देकर बोलता है कि देखा मैंने तुम्हारे पति को कितने आराम से बेवकूफ बना दिया। तुम्हारा पति तो जान ही नहीं पाया। अगर तुम सही टाइम पर हंसती नहीं ना तो सच कहता हूँ तुम्हारा पति तो मेरे साथ सुहाग रात भी मना लेता और फिर तो तुम बेचारी बनकर हमेशा रोती रहती। तो निव्यांश ने भी अब संकल्प की अटपटी सी बातें सुनी तो उसने भी अपनी बाजू को फोल्ड करते हुए बोलता है कि अब तो तू पिटेगा, तू मुझसे जरूर पिटेगा, तुझे मेरे हाथ से अब कोई भी नहीं बचा सकता है। बस फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद संकल्प पूरे प्रताप हाउस में इधर उधर घूम रहा था और निव्यांश जो उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए भाग रहा था। संकल्प भागता भागता लिविंग एरिया में आ गया था और उसके पीछे निव्यांश भी भागता हुआ वहीं पर आ जाता है। तो संकल्प ने भी सोफे से तकिया उठाया और फिर निव्यांश की ओर फेंकते हुए स्टाइल से कहा कि अरे अरे क्या हो गया है छोटे पैंथर, तू पागल तो नहीं हो गया है क्या? तू मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ गया? मजाक ही तो कर रहा था तेरे साथ, तू तो मारने पर ही उतारू हो गया यार, प्लीज माफ कर देना। तो निव्यांश ने भी तकिया उठाकर संकल्प को मारते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुझे? कुछ तो शर्म करो। मेरा प्राइवेट मोमेंट भी खराब करने का ठेका ले रखा है क्या तुम सब नो? बंदरों की टुकड़ी तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। इतनी मुश्किल से तो मेरी नियति से शादी हुई है और तू है कि मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे कमरे तक आ गया। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म है भी तेरे अंदर या फिर नहीं? तो संकल्प भी सोफे के चारों ओर भागता हुआ बोलता है कि अरे नियति के बारे में क्या सोचूं मैं, वो तो मजे ले रही थी तुम्हारे साथ। मैंने देखा था नियति को, वो कितना ज्यादा हंस रही थी, कितना ज्यादा मजा आ रहा था उसे। जितना नियति भाभी अपनी विदाई पर रोई थी ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने 10 मिनट में उसने हंसा दिया। वो इतना ज्यादा हंस रही थी कि मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। दिव्यांश ने एक और क्वेश्चन उठाया और फिर संकल्प की ओर फेंकते हुए गुस्से से कहा कि कुत्ते कमीने, तू जानता नहीं है मुझे, अभी तेरी तो चटनी बना दूंगा मैं, तुझे मैं इतना मारूंगा ना तुझे ना नानी याद दिला दूंगा। संकल्प ने हंसते हुए कहा कि तुझे जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार। इतना कहकर संकल्प भी स्टडी रूम की तरफ भाग जाता है। उसके पीछे पीछे निव्यांश भी स्टडी रूम में ही भाग जाता है। निव्यांश ने भी अब ठान लिया था कि आज कुछ भी करके संकल्प के 2-4 पंच तो वो मार कर ही रहेगा, उसे सबक तो वो सिखा कर ही रहेगा। स्टडी रूम में आकर संकल्प नील के पीछे छुपता हुआ बोलता है कि देख लो बड़े पापा, आज ही इसकी शादी हुई है और फिर आज ही इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मुझे मारने के लिए देखो कितने जोरों से मारने के लिए भाग रहा है मेरे पास। छोटे भाई के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कालिया नाग कोश के पीछे
पीछे पड़ा होता है, उसी तरह से ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है बड़े पापा। तो नील और रुद्र दोनों ही हैरानी से एक बार संकल्प को देखते और फिर एक बार निव्यांश की तरफ देखते। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा हल्के आवाज में कहा कि क्या हुआ है निव्यांश। निव्यांश ने भी एक ही झटके में कहा कि चाचू इसने। निव्यांश ने अभी इतना ही कहा था कि तभी निव्यांश एकदम से रुक गया और फिर उसे याद आ गया कि वो क्या बोलने वाला है। भला वो अपने ही घर के बड़ों के सामने क्या ही बताता कि संकल्प ने उसके साथ क्या किया है। तभी नील और रुद्र दोनों ने ही एक साथ कहा कि क्या क्या किया है संकल्प ने, बता हमें कि इसने क्या किया है जो तू इसे इतना ज़्यादा गुस्से से मारने के लिए दौड़ रहा है। तो संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ बता ना क्या किया है मैंने, खुलकर बता बड़े पापा। मैं बताता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसकी शादी हो गई है ना, और फिर आपने तो देखा ही होगा कि शादी के बाद भाई बेटा सब कोई बदल जाते हैं। तो फिर इसने भी अपने रंग आज से ही दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पहले दिन से ही, आज से ही बदल गया है बड़े पापा, पहले दिन ही नहीं पहले घंटे में ही बदल गया है ये। तो निव्यांश ने भी गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और कहा कि कमीने छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, बस तू एक बार मुझे अकेले में मिल जा, तेरी चटनी बना दूंगा मैं, समझा तू। आज तूने जो मेरे साथ किया है ना, फिर तू कभी किसी के साथ नहीं करेगा। इतना कहकर निव्यांश फिर से एकदम से रुक गया। तो नील ने भी निव्यांश को देखा और कहा कि क्या हुआ है, बता दो ना, बता तो सही कि क्या हुआ है, इसने क्या किया है। तो निव्यांश इरिटेट होता हुआ बोलता है कि पापा हवन कुंड में डाल रहा है। और ये सुनते ही अब संकल्प को तो हंसी नहीं रुकती है, वो बहुत तेज से हंसता रहता है और वो हंसता हंसता वहीं सोफे पर लुढ़क गया। और फिर इनफैक्ट पूरी बंदरों की टुकड़ी अब तक वहां पर आ चुकी थी और वो भी स्टडी रूम में हंसते हंसते इधर उधर लुढ़क रही थी। आज बंदरों की टुकड़ी बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो खासकर निव्यांश के मजे लेने पर तुले थे। तो रुद्र ने भी सबको देखा और गुस्से से कहा कि किसी पागल खाने से छूट कर आए हो क्या तुम सब के सब, जब देखो बस हा हा ही करते रहते हो, कुछ अकल वकल है भी तुम्हारे अंदर या फिर नहीं। कोई भी बाहर वाला अगर तुम सबको एक साथ ऐसे पागलों की तरह देख लेगा तो देखते ही कहेगा कि पूरा प्रताप खानदान में पागल रहते हैं क्या, शायद पूरा प्रताप खानदान ही पागल है। लेकिन बंदरों की टुकड़ी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपनी धुन में हंसे जा रहे थे। आज तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हंसने की आज़ादी मिल गई हो, वो तो बस हंसे ही जा रहे थे और खासकर निव्यांश के मजे लेते जा रहे थे। जबकि निव्यांश को सबको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। आखिरकार नील ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर हो क्या गया है तुम सबको, तुम पागल तो नहीं हो गए हो सबके सब, क्यों पागलों की तरह इतना ज्यादा हंस रहे हो, बताएगा कोई हमें कि क्या हुआ है। कोई कुछ भी नहीं बोला। तभी रुद्र ने भी निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि तू भी ना थोड़ा सा शर्माना छोड़ दे, तू ना बहुत ज्यादा शर्माने लगा है, और फिर बता इसने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो निव्यांश अभी सिर झुकाकर धीरे से बोलता है कि कुछ नहीं, मेरे और इसके बीच की बात है पापा, कोई बात नहीं, हम बाद में हैंडल कर लेंगे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा और फिर तभी निर्भय ने भी हंसते हुए कहा कि मामू वो संकल्प नियति की जगह जाकर बैठ गया था ना। और ये सुनते ही रुद्र ने तो अपनी उंगली अपने माथे पर रख ली थी और नील उसे तो एकदम से हंसी आ गई थी। दोनों को ही समझते देर नहीं लगी कि संकल्प ने क्या किया होगा। निव्यांश किस बात से इससे इतना ज्यादा चिढ़ गया है, अब तो उन दोनों को भी हंसी आ रही थी। तो निर्भय ने भी हंसते हुए कहा कि मामू आपको दादा बनाने की प्रोसेसिंग होते होते रह गई, बस आज का दिन मिल जाता फिर तो आप जल्द ही दादा बन जाते। तो संकल्प ने भी दादा बनाने की प्रोसेसिंग में विघ्न डाल दिया था। इतना कहकर निर्भय फिर से हंसने लगा और फिर रुद्र और नील एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही थी कि संकल्प को डांट भी नहीं सकते थे और फिर निव्यांश को समझा भी नहीं सकते थे। आखिरकार नील ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखकर कहा कि अच्छा ठीक है, अब सब अपने अपने कमरे में जाओ और बहुत हो गया है तुम सबका हंसी मजाक, अब कोई भी किसी से हंसी मजाक नहीं करेगा, समझे तुम सब। तो रुद्र ने भी निव्यांश को देखा जो भी गर्दन झुकाकर खड़ा हुआ था, जो भी था, लेकिन निव्यांश इन मामलों में बहुत ही ज्यादा शरीफ था। उसने भी अपने बड़ों के सामने ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता था कि रुद्र बोलता है कि अब तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम करो कमरे में, नियति इंतजार कर रही होगी। तभी संकल्प ने भी रुद्र की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ जाओ, रुद्र चाचा को भी दादा बनाने की प्रोसेसिंग कंप्लीट करो, ओके जल्दी से जाओ। तो निव्यांश अभी वहां से गुस्से से चला तो गया था, लेकिन
उसके जाते ही रुद्र ने संकल्प की बाजू पकड़कर उसे आगे खड़ा किया और फिर बोलता है कि तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? तू कितना ज्यादा बेशरम हो गया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तेरा बाप कम था क्या जो तू भी उससे 4 कदम आगे हो गया है? बिल्कुल अपने बाप जैसे कर्म है तेरे अंदर। और फिर तभी शुभ भी स्टडी रूम में आता हुआ बोलता है कि भाई भाई यार, तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा कर रखा है? मेरी तो नींद ही खराब हो गई है। बस तुम लोगों को भी हा ही हू करना ही रहता है। क्यों चिल्ला रहे हो इतना ज्यादा? कुछ काम है क्या, या कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ पर क्यों पड़े हो सबके सब? जाओ जाकर सो जाओ ना। जब देखो बस काका की करते रहते हो, हमेशा बस घर में हल्ला मचा कर रखते हो। कल से तुम सबके सब ऑफिस चलोगे मेरे साथ, फिर देखता हूँ तुम लोगों की एनर्जी 4 दिन में ही डाउन ना हो जाए तो कहना। दिन भर घर में पड़े रहते हो और फिर करते वर्ते कुछ नहीं हो, और फिर ऊपर से सबकी नींद खराब कर दी। तो शुभ ने भी गुस्से में संकल्प की तरफ घूर कर देखा और कहा कि क्या है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है इतना ज्यादा? सबसे ज्यादा तो तेरी ही आवाज आ रही थी चिल्लाने की। क्यों चिल्ला रहा है तू इतना ज्यादा? क्यों हल्ला मचा कर रखा है तूने इतनी रात में? बोल। तो नील ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि तू मेरा बैंड बजाता था ना, और फिर अब तेरा बेटा मेरे बेटे की बैंड बजाता है। और क्या? कुछ नहीं, बस तेरा मेरा ही रिश्ता चल रहा है यहाँ पर। शुभ को भी समझ में आ गया कि वो हैरानी से भी नील को देखने लगा और फिर निर्भय से रहा नहीं गया। उसने भी हंसते हुए कहा कि मामू, संकल्प नियति की जगह पर बैठा हुआ था, और फिर आप तो जानते ही हो कि निव्यांश कैसा है। यह सुनते ही शुभ के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसे वो पल एकदम से याद आ गया था कि जब उसने नील और अवनी की सुहागरात का सत्यानाश कर दिया था वहां पर पानी डालकर। तो शुभ भी अब बाहर की तरफ जाने लगा तो नील भी अब उसे रोकता हुआ बोलता है कि अब क्यों मुंह छुपा कर जा रहा है तू? यहाँ से क्यों जा रहा है? बता अब सबको अपने राज। देख ले, तेरा बेटा तुझसे भी 4 कदम आगे है, आगे। ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी जो अब तक एकदम से चुप थी वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तो शुभ ने भी बंदरों की टुकड़ी की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि बस बस बहुत हुआ है तुम सबका, जाओ जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, सो जाओ, कल से काम पे जाना है तुम सबको। इस बार शुभ ने सच में बंदरों की टुकड़ी को बहुत ज्यादा डांट दिया था, इसीलिए बंदरों की टुकड़ी भी अब एक एक करके वहां से निकल गई थी। उन लोगों को अभी भी हल्की हल्की सी हंसी आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश जो कमरे में आया तो नियति अपने बैंगल्स को निकाल रही थी। तो नियति ने भी निव्यांश की तरफ देखा तो नहीं था, उसे फिर से एकदम से हंसी आ गई थी। लेकिन निव्यांश का मूड अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था नियति के ऊपर भी। तो निव्यांश ने एक बार नियति की तरफ देखा और फिर चुपचाप से बालकनी में चला जाता है। नियति को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गहने उतारने में लग जाती है। तो नियति भी फिर से अपने बालों का जूड़ा खोलकर बालों में लगाने लगती है और फिर सारी एक्सेसरीज को खोलने लगती है। और फिर खोलते खोलते नियति को 1 घंटा हो गया था। नियति अब सारे गहने उतार कर अपने ड्रॉल में रख देती है। फिर नियति ने अपना मेकअप, ज्वेलरी सब कुछ निकालने में 1 घंटा जो लगा दिया था। और फिर जैसे ही नियति ने पलट कर देखा तो निव्यांश अभी बेड पर लेटा हुआ था। नियति की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं अब नियति को भी अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि शायद उसने निव्यांश के साथ अच्छा नहीं किया है। नियति को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। तो निव्यांश अभी संकल्प का गुस्सा उस पर ही उतार रहा था। अगले ही पल नियति की आंखों में भी पानी आ गया, उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। और फिर थोड़ी देर के बाद नियति भी क्लोजेट से चेंज करके बाहर आ जाती है। उसने अपनी वेडिंग लहंगे को ठीक से तय करके रख लिया था और फिर निव्यांश के पास आकर बेड पर लेट जाती है। नियति ने महसूस किया कि निव्यांश गहरी नींद में सो रहा है। तो नियति के आंसू फिर से उसके गाल पर लुढ़क गए थे और फिर वो चुपचाप से बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुलती हैं तो निव्यांश वहां पर नहीं था, निव्यांश वहां से जा चुका था। तो नियति अभी बेड से उठती है और इधर उधर देखती है तो निव्यांश को वहां पर ना देखकर नियति को एक बार फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो नियति भी अपने बेड से उठी और फिर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश तो बंदरों की टुकड़ी के साथ जिम में डंबल उठा रहा था, उसे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था संकल्प के ऊपर। बंदरों की टुकड़ी तो अभी भी दबी हुई हंसी हंसने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं सब इधर उधर मुंह चुराकर हंस रहे थे। निव्यांश को पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया था। थोड़ी देर के बाद निव्यांश अपने कमरे में वापस आया तो उसने अभी देखा कि नियति पीच कलर की नेट की साड़ी पहने मिरर के सामने देखकर सिंदूर लगा रही है। तो नियति ने भी अब मिरर में निव्यांश को देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नियति ने अभी खुद को समझा लिया था कि अब निव्यांश शायद उसे ऐसे नहीं मानने वाला है, लेकिन निव्यांश वो तो बिना नियति से कुछ कहे चुपचाप से वॉशरूम में चला गया था।
उसके जाते ही नियति की आंखें फिर से नम हो गई थी। नियति को लगा कि शायद अभी तक निव्यांश ने उसे माफ़ नहीं किया है। अभी भी निव्यांश उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नियति वॉशरूम के गेट के पास आई और फिर उसने हल्का सा गेट खटखटाते हुए कहा कि निव्यांश, मैं नीचे जा रही हूँ। तो निव्यांश ने बहुत ही रूडली जवाब दिया कि हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मैंने थोड़ी ना रोका है। जहाँ भी जाना चाहती हो जाओ तुम, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो नियति के आंसू में जो आंसू थे वो एकदम से गिर जाते हैं। उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो नियति के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मिरर के सामने आई और फिर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर अपने मन को अच्छे से समझाया और फिर धीरे से कमरे से बाहर चली जाती है। तो नियति जब कमरे से बाहर नीचे आई तो संकल्प और धैर्य दोनों ही किचन में खड़े हुए थे। दोनों ही अब पकौड़े बनाने की फिराक में लगे हुए थे। तभी धैर्य बोलता है कि भाई, आलू बेसन में डूब कर खुद से कढ़ाई में तो नहीं गिरेगा ना, तुझे तो अपने हाथों को कष्ट देना ही पड़ेगा। तो धैर्य बोलता है कि यार, ये आलू बेसन में डूब कर खुद से कढ़ाई में नहीं कूद जाएगा तो क्या हाथों को कष्ट देना पड़ेगा क्या? तो संकल्प बोलता है कि यार, सच में ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा है कि आलू खुद से बेसन में लपेट कर खुद ही कढ़ाई में कूद जाए। मैंने तो कभी नहीं देखा है, तूने देखा है क्या? तो धैर्य ने भी फटाफट से अब मोबाइल निकाल कर वीडियो को देखते हुए कहा कि ये देख, इसमें हाथ से ही आलू को बेसन में डुबाया हुआ है और फिर कढ़ाई में छोड़ दिया है, समझा तू? तो संकल्प, तू ना अब ऐसी ऊट पटांग बातें बिल्कुल भी मत कर, अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दे। संकल्प भी ध्यान से अब इस वीडियो को ही देखने लगता है और फिर बोलता है कि यार, लेकिन हमने आलू को तो काटा ही नहीं है ना। ये सुनकर अब धैर्य की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसने सबसे पहले गैस बंद की और फिर उसके हाथ में जो कड़छी थी उसे उसने साइड में रखा और फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर बोलता है कि साले, अब तक तूने आलू काटे ही नहीं, मुझे लगा कि तूने आलू काट लिया होगा, तो इतनी देर से कर क्या रहा है यहाँ पर? तो संकल्प भी अब बेसन को देखता हुआ बोलता है कि यार, लेकिन तूने कब कहा था कि आलू भी काटने हैं? मुझे क्या पता था कि आलू भी काटने हैं? तूने तो बस कहा था कि चल संकल्प, पकौड़े बनाते हैं। तो धैर्य ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि साले साले भाई, तू ना एकदम तो पागल है। तू ना पागल तो नहीं हो गया है क्या? खाली बेसन के पकौड़े बनाएंगे क्या? उसके लिए आलू प्याज कुछ तो होना चाहिए ना। खाली बेसन के पकौड़े कैसे बनाएंगे? कम से कम तू प्याज ही काट लेता अगर तूने आलू नहीं काटा है तो। दोनों ही बहस कर रहे थे और फिर तभी किचन में नियति और अवनी आ जाती हैं। तो अवनी ने भी दोनों को देखकर कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे बहस क्यों कर रहे हो दोनों यहाँ पर? तो संकल्प बोलता है कि मैंने सोचा कि आज मैं और धैर्य मामू ही खाना बना लेते हैं, लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ हो गई है बड़ी माँ यहाँ पर। तो अवनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब किचन से निकलो, आज नियति की रसोई है, तुम अपनी रसोई किसी और दिन ही कर लेना। निकलो मेरे किचन से अभी के अभी, आज मेरी बहू की रसोई है, वो खाना बनाएगी सबके लिए। तो संकल्प और धैर्य दोनों ही अब किचन से बाहर आ गए थे। अवनी ने अभी नियति से कहा कि तुम बस हलवा बना दो और बाकी के लिए मैं और किट्टू सारा खाना बना देंगी। तो नियति बोलती है कि नहीं माँ, मैं सब कुछ बना लूँगी, आप क्यों बनाएंगी मेरे होते हुए? मैं सारा खाना खुद ही बना लूँगी। अवनी ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे और फिर मेरा बेटा यही कहेगा कि मैंने उसकी स्नो वाइट से बहुत सारा काम करवा दिया पहले दिन ही और तुम्हारे हाथ दुख गए, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि निव्यांश मुझसे ये सब कुछ कहे, तुम बस हलवा बना दो। तो नियति ने भी बड़े ही प्यार से कहा कि नहीं माँ, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो कम से कम आज तो मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। मुझे ना बहुत बुरा लगेगा अगर मैं सबके लिए आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं जल्दी से बना दूंगी। इतने में पापा और चाचू तैयार होंगे ना, इतने में मैं सब चीज़ बना दूंगी, आप प्लीज़ परेशान मत हो। अवनी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मदद की ज़रूरत होगी ना तो बिना किसी टेंशन के किसी को भी बुला लेना, हमें बहुत खुशी होगी कि मेरी बहू को हमारी भी मदद ज़रूरत होगी। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने काम में लग जाती है। अवनी थोड़ी देर तक किचन में खड़ी रहती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। अवनी तो वहाँ से चली गई थी, नियति जो खाना बनाने में लग जाती है। करीब आधे घंटे के बाद निव्यांश भी किचन में आया। शायद वो पानी पीने के लिए आया था या फिर नियति को देखने के लिए आया था, ये तो बस निव्यांश ही जान सकता है। नियति भी अब खाना बना रही थी, उसने निव्यांश पर ध्यान नहीं दिया और निव्यांश ने भी अपना गिलास उठाया और पानी ले लिया, पानी पिया और फिर वहाँ से जाते जाते गिलास को जानबूझकर पटक कर चला गया। जैसे ही गिलास की आवाज़ होती है तो नियति ने भी पलट कर देखा तो निव्यांश अभी किचन से बाहर जा रहा था। तो निव्यांश अभी किचन से बाहर जा पाता उससे पहले ही नियति बोलती है कि निव्यांश प्लीज़ बोलो ना, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो? प्लीज़ मान
चाहिए ना। तो निव्यांश ने भी पलट कर अपनी नियति की तरफ देखा और गुस्से से बोलता है कि तुम्हें मेरे नाराज होने से क्या फर्क पड़ता ही है। तो नियति भी अब हैरानी से निव्यांश को ही देखने लगती है। तो निव्यांश फिर से थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि कल तुम मेरे भाई के साथ मिलकर मेरा ही मजाक बना रही थी ना। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि तुम्हारे सामने मेरा भाई मेरा ही मजाक बनाएगा। मैं कब से कल रात का इंतज़ार कर रहा था, जब से मैं तुम्हें पहली बार मिला था, और फिर तुम्हारे और संकल्प की वजह से मेरा पूरी तरह से मूड खराब हो गया, समझे तुम। तो नियति अभी भी नम आंखों से बोलती है कि मैंने मना किया था संकल्प भैया को, मगर वो नहीं माने। तभी निव्यांश ने फिर से गुस्से से एक बार उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे चुप करवाते हुए कहा कि बस बस बहुत हुआ है, अब अपनी सफाई मत दो मुझे, मेरा मूड सच में बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो संकल्प की तो बहुत ज़्यादा आदत है ये सब कुछ करने की, वो सबके साथ तो ऐसे मजाक करता रहता है, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी तो ये आदत नहीं थी ना ये। तो फिर तुमने कैसे उसके साथ मिलकर मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया। तुम्हारे अंदर मैंने समझदार लड़की देखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम तो संकल्प से भी ज़्यादा छोटी हो। तुम तो उसके साथ मिलकर अपने पति का ही मजाक बना सकती हो सबके सामने। तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है कि कल रात को क्या कर रही थी तुम। जो बातें मैं तुमसे बोलना चाहता था वो सारी बातें मैंने संकल्प से कह दी। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि फर्स्ट नाइट सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। मैंने सोचा था कि तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हारे साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करूंगा, लेकिन तुम तो संकल्प की बातों में आ गई ना, उसके साथ प्लान बनाकर बैठ गई मुझे परेशान करने का। नियति जैसे ही रोने को ही तभी निव्यांश ने उसे उंगली दिखाकर कहा कि देखो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा ना हो कि मेरे तुम्हारे बीच में पहले दिन ही बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए। और फिर प्लीज़ कृपा करके ये आंसू टपकाना तो बंद ही कर दो तुम। अगर घर में किसी ने भी देख लिया ना तो तुम्हें तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ पूरा घर राशन पानी लेकर बस मेरे सिर पर ही चढ़ जाएगा। सब मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही पिटाई करेंगे और सब मेरी ही क्लास लगाएंगे, समझे तुम। तो निव्यांश अपनी बातें बोलकर वहाँ से चला गया था और नियति भरी हुई आंखों से अभी निव्यांश को ही जाता हुआ देखती रहती है। थोड़ी देर तक तो नियति अभी ऐसे ही खड़ी रहती है। उसे वो सारी बातें एकदम से याद आने लगी थी जिन्हें निव्यांश शादी से पहले किया करता था, लेकिन शादी के बाद तो जैसे निव्यांश एकदम से बदल गया था। उसे तो अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती थी क्या वही निव्यांश ये है। तो नियति ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और फिर से अपने काम करने में लग जाती है। करीब 1 घंटे के बाद संकल्प सेब उछालता हुआ किचन में आया और फिर नियति जो अपने आंसुओं को छुपाकर काम करने लगी थी। संकल्प ने बिना नियति की ओर देखकर कहा कि तो भाभी माँ क्या क्या बना रही हो आप, मेरे पसंद का कुछ तो बना ही रही होगी ना। तो नियति भी धीरे से बोलती है कि पुलाव, छोले, राजमा चावल, रायता, बाकी जो तुम कहोगे ना वो सारा कुछ बना दूंगी मैं। तो संकल्प बोलता है कि अरे नहीं नहीं भाभी इतना बहुत है, इतने में ही मेरा पेट भर जाएगा, इससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कल रात कैसी गुजरी आपकी निव्यांश भाई के साथ। और ये सुनते ही नियति ने भी संकल्प की ओर देखा और फिर संकल्प के चेहरे का रंग तो एकदम से उड़ गया था। नियति की आंखों में पानी था और संकल्प इतना तो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं था कि उसे समझ में ना आए कि वैसे भी वो कल रात निव्यांश जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में स्टडी रूम में भी चला गया था उसे मारने के लिए। तो संकल्प को भी अब समझते देर नहीं लगी कि निव्यांश ने अपना सारा गुस्सा नियति पर ही निकाल दिया है। शायद निव्यांश अभी भी नियति से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। तो संकल्प बहुत ही प्यार से और शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि भाभी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी गड़बड़ हो जाएगी, भाई तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था भाई के साथ। तो नियति ने हल्का सा सुबकते हुए कहा कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मान जाएंगे वो, आप परेशान मत हो, तुम जाओ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। संकल्प बोलता है कि बताओ ना भाभी क्या कहा है उसने, आपसे गुस्सा किया है क्या, प्लीज़ बताओ ना मुझे, मैं शायद कुछ भी सॉल्व कर सकूँ। तो नियति बोलती है कि कुछ नहीं, बस बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। तो संकल्प ने भी अब नियति के बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा कि कल रात से अब तक कोई भी बात नहीं करी क्या छोटे पैंथर ने आपसे। तो नियति ने भी अब नम आंखों से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संकल्प जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा तो नियति बोलती है कि संकल्प भैया प्लीज़ मेरे और अपने भाइयों के बीच में मत बोलिएगा, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है, प्लीज़ आप ना हम दोनों के बीच में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। संकल्प भी एकदम से रुक गया और इतना तो संकल्प भी समझता था कि नियति जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। बेशक से सब संकल्प को प्यार करते थे, बेशक से संकल्प की हर कोई बात मानता था, लेकिन पति पत्नी के बीच में बोलने का हक संकल्प का भी नहीं था, इसीलिए वो भी समझ गया था। संकल्प ने कहा कि अच्छा ठीक है भाभी
भी नहीं आता आप दोनों के बीच में। मैं एक भी शब्द नहीं बोलूँगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आप घर में अगर किसी को भी निव्यांश की शिकायत कर दोगी ना, तो यकीन मानो घर में जिसे भी पता चलेगा कि उसने आपसे एक बार भी बात नहीं करी है कल से, जिसको भी पता लगेगा ना वही छोटे पैंतर के कान खींचेगा और उसे बहुत ज़्यादा पीटेगा। और आपको एक बात बताऊँ, आप ना एक काम करो, जाकर ना सीधा दादी को ही बता दो, और फिर दादी तो निव्यांश भैया के ऐसे कान खींचेंगी ना कि बस मैं क्या ही बताऊं, उनको ना एक बार में ही अकल ना आ जाए। तो मेरा नाम भी संकल्प नहीं। इतना कहकर संकल्प अब नियति की ओर देखने लगता है। तो नियति ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो संकल्प भैया, कुछ दिनों तक गुस्सा रहेंगे और फिर उसके बाद खुद ही मान जाएंगे। आप ना इतना ज़्यादा परेशान मत हो, तुम जाओ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम अभी खाना लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो संकल्प फिर से बोलता है कि चलो हम साथ में ही खाना लगाते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो नियति के चेहरे पर भी अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर संकल्प और नियति दोनों ने ही मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। और फिर आधे घंटे के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन वहां पर अभी निव्यांश नहीं था। सब खाना खा रहे थे और नियति के खाने की तारीफ भी कर रहे थे। सबको नियति के हाथों का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नियति सबको खाना तो परोस रही थी, लेकिन उसकी नजर तो बस बार बार अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं बस निव्यांश को देखना था। उसे उम्मीद थी कि शायद निव्यांश अभी नीचे आकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेगा, लेकिन निव्यांश अभी तक नीचे नहीं आया था। और फिर तभी किट्टू ने नियति के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि फिक्र मत करो, वो भूखा नहीं है, वो भूखा ऑफिस नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पर आया था, उसका कोई बिजनेस का कॉल आ गया है ना, तो वो अपने कमरे में चला गया है। तुम बैठो, सबके साथ बैठकर खाना खा लो। तो नियति बोलती है कि नहीं चाची, पहले सबको खाना खा लेने दीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। सब खाना खा रहे थे और फिर तभी धैर्य का फोन वाइब्रेट होता है। तो धैर्य ने अपना फोन इग्नोर कर दिया और फिर तभी सौम्या बोलती है कि देख लेना किसका फोन है, तू बार बार अपने फोन को इतना ज्यादा इग्नोर क्यों कर रहा है। 2 बार तेरे फोन पर किसी का फोन आया, हो सकता है कि किसी को तुमसे जरूरी बात करनी हो, कोई तुमसे जरूरी मिलना चाहता हो, एक बार अपने फोन को उठा ले और पूछ ले कि क्या बात है। तो धैर्य ने भी अब फोन को कट किया और फिर जेब में रखकर कहा कि नहीं माँ, कोई जरूरी बात नहीं है, बस ऐसे ही था। तो फोन अभी फिर से वाइब्रेट होने लगता है और इस बार नरेन ने थोड़े से गुस्से से सख्ती से कहा कि बता देना कौन है, तू इतना ज्यादा क्यों सबसे बातें चुराने लगा है, बता किसका फोन आ रहा है, तेरी शादी उसी से ही करवा देंगे। तो धैर्य अभी हैरानी से ही अपने पापा को देखने लगता है। तो नरेन ने भी फिर से कहा कि ऐसे घूर क्यों रहा है, तो मुझे समझ सकता हूँ, तू जवान हो गया है, गुड लुकिंग भी है, अमीर भी है, कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो तेरी होगी ही, जाकर कर ले बात। बेचारी कब से फोन कर रही और फिर उसके पेरेंट्स से भी बोल देना कि वो हमसे आकर मिलने, समझा। तो मैं भी लगे हाथ तेरी शादी कर दूंगा और फिर अपने सिर से एक बोझ को और हटा दूंगा। तो धैर्य को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मम्मी और पापा से क्या कहे और फिर तभी वो मुस्कुरा कर बोलता है कि नहीं पापा, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी से प्यार करता हूँ, मेरा ना किसी से भी कोई चक्कर नहीं है। इस पर नरेन ने फिर से पूछा कि तू सच कह रहा है ना कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर सौम्या ने भी फिर से धैर्य से पूछते हुए कहा कि धैर्य तो अपने पापा से डरने की तुझे बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, अगर तेरी लाइफ में कोई भी लड़की है तो बता दे हमें, वरना हम तेरा रिश्ता कहीं और ही फिक्स कर देंगे। अब धैर्य के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और फिर उसने संकल्प की ओर देखा। तो संकल्प ने तो अपनी मुंडी एक तरफ को घुमा ली थी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं इस मामले में तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ इस मैटर में, समझा। तो धैर्य ने फिर से अब निर्भय की ओर देखा। निर्भय ने भी अब धैर्य की तरफ ना देखते हुए निर्भय ने तो धैर्य को देखना इग्नोर ही कर दिया। इतने में ही सौम्या फिर से बोलती है कि इधर उधर क्यों देख रहा है तू, तुमसे ही कुछ पूछ रही हूँ ना, कोई लड़की है अगर तेरी लाइफ में तो बता दे हमें। तो धैर्य ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं मम्मी, कोई भी लड़की नहीं है मेरी लाइफ में। इस बार नील बोलता है कि धैर्य, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, हम सच बोल रहे हैं, तेरे मम्मी पापा तुमसे सीधा सीधा बात पूछ रहे हैं, अगर तेरी लाइफ में कोई लड़की है या फिर नहीं है, तेरे लिए लड़की ढूंढ लेंगे वो, अगर तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है तो धैर्य के दिल की धड़कनें तो अब एकदम से और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मम्मी पापा से क्या बोले और फिर अचानक से ही उसने कहा कि नहीं मम्मी पापा, सच कह रहा हूँ, मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। इतने में ही धैर्य का फोन फिर से वाइब्रेट होने लगता है। तो नरेन भी अब धैर्य की तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा, लड़की नहीं है तो दोस्तों का जाकर कर ले, सुन ले उसकी बात की क्या बोलना चाहता है। इस बार धैर्य ने फोन निकाला तो फिर धानी का फोन था। अब तो धैर्य को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी, सबके सामने वो धानी के बारे में कैसे बता सकता था, वो बात भी नहीं कर पाया उससे और फिर से
से वो फ़ोन लेकर गार्डन की तरफ चला जाता है। तो गार्डन में जाते ही उसने फ़ोन रिसीव करके कहा कि क्यों बार-बार फ़ोन कर रही हो मुझे? मैंने कट कर दिया था ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बार-बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरे पास? तो धानी ने भी भरे हुए गले से कहा कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस इसीलिए कॉल किया था कि मुझे आपसे परमिशन चाहिए। तो धैर्य बोलता है कि किस बात की परमिशन? तो धानी ने भी अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा कि वो हमारा कॉलेज ट्रिप के लिए उदयपुर जा रहा है ना, तो मुझे आपसे पूछना था कि क्या मैं भी वहाँ पर चली जाऊँ? तो धैर्य ने भी गुस्से में कहा कि नहीं, नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझे तुम अकेले तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाओगी, कहीं भी जाने की सोचना भी नहीं तुम। अगर तुम्हें उदयपुर घूमना ही है तो तुम जब मेरे पास टाइम होगा ना, तो तुम्हें खुद ही घुमा कर लेकर आऊँगा मैं। और फिर अभी प्लीज़ के लिए फ़ोन रखो, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना कहकर धैर्य ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर गार्डन में पड़े हुए बेंच पर बैठ गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि धानी और अपने पेरेंट्स के बीच में वो डील कैसे करे। लेकिन ये तो बात बिल्कुल सत्य थी कि धैर्य ने अपनी घबराहट के चक्कर में एक और मौका गवा दिया था और अब ये मौका गवाना उसे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। उसे कहीं ना कहीं अब इस मौके की तलाश फिर से थी, मगर अब तो उसे ये मौका मिलने से रहा था। इधर दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर नरेन ने सौम्या की प्लेट में एक पराठा रखते हुए प्यार से कहा कि मैंने कहा था ना, तुम्हारे बेटे की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, वो किसी से भी प्यार नहीं करता होगा। वैसे भी बेचारे की शक्ल ऐसी है ही नहीं कि कोई भी लड़की उसे खुद ही घास डाल दे, क्योंकि वो इतना तो स्मार्ट है ही नहीं जो खुद से लड़की उसके पास आएगी। तो सौम्या ने भी थोड़ा सा हैरानी से कहा कि मतलब आप मेरे बेटे के सारी फोने पर भी ताना मारेंगे क्या? आप उसे अभी भी ताना मारेंगे कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तो मतलब वो सुंदर नहीं है? तो नरेन ने भी हंसते हुए कहा कि मैं कौन होता हूँ ताने मारने वाला तुम्हारे बेटे को, लेकिन जवान है, एक आधी गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए ना इसकी। तो सौम्या भी अब आंखें दिखाते हुए बोलती है कि अच्छा, मुझसे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, जरा मुझे ये बताइए, मैंने तो नहीं सुना कि आपकी गर्लफ्रेंड भी थी कभी। तो नरेन भी अब सौम्या की तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि तुमसे पहले कोई गर्लफ्रेंड होती मेरी जिंदगी में। अब क्या ही करूं, मेरा जैसा ही मेरा बेटा भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। कहानी कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या निव्यांश नियति को करेगा माफ और नियति और निव्यांश के बीच में सब कुछ होगा ठीक, या फिर आएगा कहानी में एक नया मोड़? रोहान और रूही की शादी कब होगी? क्या रुद्र मानेगा अंशिका और अरमान की शादी के लिए? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में।